गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 11 जनवरी पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, आरएसटीवी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम 10 डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में देखेंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद गिग इकोनॉमी के ऊपर एक क्वेश्चन है, एंटी डिफेक्शन लॉ को डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म के बारे में जानेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में देखेंगे। फिर एक क्वेश्चन साइक्लोन्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। लद्दाख के ऊपर एक और एमसीक्यू है जो हम डिस्कस करेंगे, रिसेंटली मेंशन किया हुआ था इसको न्यूज़ के अंदर। गवर्नर जो इंडियन पॉलिटी का एक एरिया है, इसके ऊपर भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एंड फाइनली इसराइल की लोकेशन को लेकर ज्योग्राफी का एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेटवर्क आईएएस की एप्लीकेशन जो है इसे सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, बिकॉज पेड और फ्री कोर्सेज दोनों ही इसके अंदर अवेलेबल हैं, जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। दिस इज द मार्किंग स्कीम जो आपको फॉलो करनी है, मतलब 6 या 6 से ज़्यादा एमसीक्यूज जो हैं उसे आप करेक्ट करने की कोशिश करिएगा, बिकॉज 6 जो है यहाँ पे कट ऑफ रखी गई है। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और आपसे पूछा है बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। India will sit first time in the 50 nation UNSC for the 2021-2022 term as a non permanent member. As a non permanent member जो है इंडिया को पहली बार इसके अंदर सिटिंग करने का मौका मिल रहा है। हो सकता है यूएनएससी इज कंपोज्ड ऑफ 15 मेंबर्स, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और ये सभी जो हैं 2 साल की टर्म के लिए चुने जाते हैं। Each year the General Assembly elects 5 non-permanent members out of 10 in total for a 2-year term. तो हर साल क्या होता है, जो जनरल असेंबली है वो 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को चुनती है 10 में से, और ये 2 साल के लिए चुना जाता है। सोचिए, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, 8th टाइम जो है इंडिया यूएनएससी दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एज ए नॉन परमानेंट मेंबर जो है 2021-22 के टर्म के लिए सिट करने वाला है। सो इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम, पहली बार नहीं करने वाला है। दैट्स वाई द फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। जैसे ही पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुई, आप ए और बी को एलिमिनेट कर दे। इट मीन्स सी या डी में से एक आंसर होगा, और जो बाय डिफॉल्ट थर्ड स्टेटमेंट आपकी है वो करेक्ट हो जाती है। इट मीन्स ईच ईयर जनरल असेंबली में 5 नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं 10 में से, तो 10 में से 5 को चुना जाता है 2 साल की टर्म के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी पता चल गया कि नॉन परमानेंट कितने होते हैं, 10 होते हैं। और ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं कुछ कुछ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। अब आते हैं अपनी सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। यूएनएससी के अंदर 15 मेंबर होते हैं, ठीक है, जिसमें से कहा गया कि 5 आपके परमानेंट होते हैं और 10 आपके नॉन परमानेंट नेचर के होते हैं, ठीक है। यहां तक बात ठीक हो जाती है, लेकिन यह लिखा है दे ऑल। इस ऑल की वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि परमानेंट तो परमानेंट है, उनको बार बार क्यों चूज करना है। वो 5 तो परमानेंट रहेंगे ही रहेंगे, लड़ाई तो सारी इसी को लेकर है ना। जब हम परमानेंट मेंबर्स की बात करते हैं, इसके अंदर आपका कौन कौन आता है, इसके अंदर आपका चाइना आता है, इसके अंदर यूएस है, यूके है, फ्रांस है और रशिया है, ठीक है। तो ये 5 परमानेंट मेंबर्स है। प्रॉब्लम तो सारी इसी चीज को लेकर है कि सिर्फ आप ही परमानेंट मेंबर्स क्यों हैं, बाकी लोग क्यों नहीं बन सकते हैं। अगर देखें, अफ्रीका से यहाँ पे कोई भी नेशन नहीं है, ठीक है। इंडिया भी यहाँ पे सीट की बात करता रहता है, साउथ अमेरिका से भी कोई भी यहाँ पे कंट्री नहीं है। तो रिप्रेजेंटेशन उतना अच्छे से नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स का। दैट्स वाई यहाँ पे बात होती है कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स है इसको भी एक्सपेंड करना चाहिए। तो ये 2 साल में चुना तो जाता है, लेकिन ऑल मेंबर्स को नहीं, सिर्फ आपके जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। यूएनएससी के अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, 10 आपके नॉन परमानेंट है, 5 आपके परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ये जो नॉन परमानेंट होते हैं इनको 2 साल में चूज किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदू के अंदर ये आर्टिकल मेंशन किया गया था। तो एक बार मैं आंसर तो आपको बता ही देता हूँ, यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। अब इससे कंसर्निंग कुछ और चीजें देख लेते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली इलेक्टेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर कौन कौन से, जिनको बहुत बार चूज किया गया है। तो जापान जो है, जापान कोई परमानेंट मेंबर तो नहीं है, तो नॉन परमानेंट सीट के ऊपर 11 बार चूज किया गया है। ब्राजील को 10 बार, अर्जेंटीना को 9 बार, इंडिया को 8 बार, पाकिस्तान को 7 बार, कोलंबिया, इटली एंड कनाडा को भी काफी फ्रीक्वेंटली जो है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर चूज किया जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, नॉन परमानेंट मेंबर्स 2 ईयर टर्म्स के अफ्रीका से 3 आते हैं, एशिया से 2 हैं, लैटिन अमेरिका से 2 हैं, वेस्टर्न यूरोप से 2 हैं, ईस्टर्न यूरोप से 1 है। और मैंने आपको बताया था अफ्रीका की बात करें, लैटिन अमेरिका की बात करें, तो यहाँ से परमानेंट के अंदर तो कोई भी मेंबर नहीं है। तो दैट्स वाई काफी ज्यादा आवाज उठाई जाती है इस चीज के लिए कि परमानेंट मेंबर्स के अंदर भी एक्सपेंशन होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि एफएटीएफ को लेकर है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को लेकर। एफएटीएफ को लेकर पूछा गया, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। एफएटीएफ वाज फॉर्म्ड इन 1989 ड्यूरिंग द G7 समिट विच वाज हेल्ड इन पेरिस। तो G7 समिट के दौरान 1989 में पेरिस में इसे बनाया गया था। हो सकता है इंडिया इज ए मेंबर ऑफ एफएटीएफ ऑर्गेनाइजेशन सिंस जून 2010। 2010 से इंडिया एफएटीएफ का मेंबर है और रिसेंटली पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट के अंदर डाला गया। सोचिए।
चलिए, तो रिसेंटली पाकिस्तान ने ज़कीउर रहमान लखवी जो एलईटी का एक ऑपरेशन कमांडर है उसको यहाँ पे अरेस्ट किया था। दैट्स वाई यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर एफएटीएफ को लेकर जिक्र किया हुआ था न्यूज़ के अंदर। आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान है उसे ग्रे लिस्ट में डाला गया और इसी वजह से पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस जो हैं वो लगाए गए और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो ग्रे लिस्ट से निकल जाए ताकि ये सैंक्शंस उसके ऊपर से हट सके। ऐसा भी कहा जा रहा था कि जस्ट बिकॉज द मीटिंग एफएटीएफ की जब मीटिंग होने वाली थी उससे जस्ट पहले ही पाकिस्तान ने जो ज़कीउर रहमान लखवी है इसको अरेस्ट किया था, शायद ये इंप्रेशन देने के लिए एफएटीएफ को कि देखो हम इस एरिया के अंदर काम कर रहे हैं और हमें ग्रे लिस्ट से निकाल देना चाहिए। तो यहाँ पे इस चीज को भी काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि अभी तक आज तक आपने नहीं उनको अरेस्ट किया और जैसे ही मीटिंग होने वाली थी तो आपने अपने यहाँ पर जो एलईटी के ऑपरेशन कमांडर हैं उनको अरेस्ट कर लिया। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि आप जो है डिस्क्रिमिनेटरी तौर पे इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान अभी तो ब्लैक लिस्ट में नहीं है, लेकिन अगर एफएटीएफ की दी हुई डायरेक्शंस को नहीं मानेगा तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। एफएटीएम वाज फॉर्म्ड इन 1989 G7 समिट। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है मैंने आपसे पहले भी पूछी थी एक डिफरेंट तरीके से, जहां मैंने आपको बताया था कि G20 के दौरान इसे बनाया गया था। तो वहां पे मैंने आपको करेक्ट बताया था एक्सप्लेनेशन के अंदर, अगर आपने उस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना होता तो फर्स्ट स्टेटमेंट को आपने डेफिनेटली करेक्ट कर दिया होता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है, G7 समिट 1989 में से बनाया गया था जो कि पेरिस में हेल्ड हुई थी और इंडिया 2010 से इसका मेंबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्रीलिम्स मेंस दोनों हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में है सिंस 2018। ग्रे और ब्लैक लिस्ट दो लिस्ट होती है इसके अंदर। शुरुआती दौर में ग्रे लिस्ट में डाला जाता है और कंट्री उसके बाद भी टेरर फंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं रोकती है तो उसे ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। इसमें इकोनॉमिक सैंक्शंस जो होते हैं वो कंट्री को फेस करने पड़ते हैं। तो वेरियस जो बैंक्स होते हैं, वर्ल्ड बैंक है आपका या दूसरे बैंक्स हैं, वहां से आपको मदद मिलनी बंद हो जाती है। एफएटीएफ का जो सेक्रेटेरिएट है ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, ओईसीडी का जो हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर उसी के अंदर बनाया गया है। करंटली 39 मेंबर्स हैं एफएटीएफ के, जिसमें से 37 ज्यूरिसडिक्शन है और दो आपकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी? जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एंड यूरोपियन कमीशन। ध्यान रखिएगा। तो पूछा जा सकता है कि क्या जीसीसी इसका मेंबर है एफएटीएफ का? तो यस। और क्या जो यूरोपियन कमीशन है वो भी इसका मेंबर है? तो यस, ईसी इज आल्सो मेंबर ऑफ किसका? एफएटीएफ का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है क्वेश्चन नंबर 3। बेसिकली आपको वेरियस स्टेटमेंट्स देके पूछा है कि बताएं किसकी बात करी जा रही है। ये बेसिकली इकोनॉमी की बात करी जा रही है और यहाँ पे आपका इंडियन इकोनॉमिक सेक्शन से क्वेश्चन है। दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी हैज बीन ऑन द इंक्रीज इन मेनी कंट्रीज इन द पास्ट फ्यू इयर्स। इन दिस मोर पीपल वर्किंग एज फ्रीलांसर्स। तो इस इकोनॉमी के अंदर ज्यादातर लोग फ्रीलांसर्स के तौर पे काम करते हैं और काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है ये इकोनॉमी, काफी सारी कंट्रीज के अंदर इसे फॉलो किया जा रहा है। दिस इकोनॉमी प्रोवाइड्स वर्कर्स द ऑप्शन फॉर हाइपर फ्लेक्सिबल वे ऑफ वर्क। तो फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा रहती है वर्कर्स के पास, किस तरीके से काम करना है, कब नहीं करना है, ये पूरी उनके पास पावर रहती है। This economy undermines the traditional economy of full-time workers who rarely change position and instead focus on lifetime career। तो ये जो पर्टिकुलर इकोनॉमी है ये ट्रेडिशनल इकोनॉमी से बिल्कुल ही अलग है, जहाँ पे बेसिकली पुराने टाइम में जैसे फुल टाइम वर्कर्स काम किया करते थे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाया करते थे, उससे बिल्कुल अलग है। तो जो आपका लोकेशन फ्री, आप कह सकते हैं लोकेशन फ्री तौर पे काम किया जाता है इसके अंदर। कि हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट की बात कर रहे हैं, गिग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। देखिए कॉमन सेंस यूज करेंगे तो इसका आंसर करना बहुत ईजी हो जाएगा, चाहे आपको कुछ पता इसके बारे में, एक भी स्टेटमेंट के बारे में आपको ना पता हो। सोचिए। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल इकोनॉमी से ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी, तो ये तीनों की तीनों इकोनॉमीज जो हमारी हैं दे आर द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इकोनॉमीज, ठीक है। तो यहाँ पे सोशलिस्ट हो, कैपिटलिस्ट हो, मिक्स्ड इकोनॉमी हो, आप आज से 50 साल पुरानी किताबें भी उठा लेंगे तो वहां पर भी इनका जिक्र होगा। लेकिन गिग इकोनॉमी जो टर्म है अभी रिसेंटली कुछ साल ही हुए हैं जिसमें इसके बारे में जिक्र होता है, न्यूज़पेपर के अंदर इसके बारे में मेंशन किया होता है। और आज के टाइम में जिस तरीके की वर्किंग चल रही है, लोग घर बैठ के ही काम करते हैं और वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, फ्रीलांसर्स के तौर पे काम करते हैं, पर आर बेसिस पे काम करते हैं। सो दैट कम्स अंडर गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी के अंदर आता है जिसमें फ्रीलांसर्स काम करते हैं, किसी भी लोकेशन से काम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एक फैक्ट्री में रोज जाना है वहीं जाके काम करना है, एक ऑफिस में रोज जाना है वहीं जाके काम करना है। आप अपने घर पे बैठ के, चाहे आप मान लीजिए न्यू दिल्ली में बैठे हैं या मुंबई में बैठे हैं, आज न्यू दिल्ली में है कल मुंबई में, यू विल जस्ट फायर अप योर लैपटॉप, अपने लैपटॉप को स्टार्ट करेंगे और जो भी आपका काम होता है अपने लैपटॉप से ही कंप्लीट करके उसे सबमिट कर देंगे। सो दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज इन द ट्रेंड, काफी सारी कंट्रीज में फॉलो किया जा रहा है और इंडिया के अंदर भी काफी ज्यादा इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है। गिग इकोनॉमी इज एन एनवायरमेंट जहां पे ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट करती है इंडिपेंडेंट वर्कर के साथ, शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट के तौर पे काम किए जाते हैं, घंटों के हिसाब से पे किया जाता है और जैसे ही पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, 4 घंटे, 5 घंटे, 10, 20, 50 घंटों का काम दिया जाता है,
जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाता है देन वो कॉन्ट्रैक्ट जो है अपने आप ही खत्म हो जाता है एंड देन द फ्रीलांसर्स के पास कोई दूसरी कंपनी पहुंचेगी, वो उसे दूसरा कोई काम देगी। इस तरीके से काम को कंप्लीट किया जाता है। यहाँ पे सबसे अच्छी एडवांटेज क्या है? सबसे अच्छी एडवांटेज ये है कि दिस इज नॉट लोकेशन स्पेसिफिक। लोकेशन स्पेसिफिक नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर सिटी में ही रहना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रोज जाना पड़ेगा, तो उस तरीके से नहीं है। इवन सम सिनेरियो के अंदर तो ये टाइम स्पेसिफिक भी नहीं होती है। आपको एक काम दे दिया जाता है, उसे आप दिन के किसी भी टाइम करें, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गिग इकोनॉमी। मेंस के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इसका मतलब नहीं पता होगा कि इसमें होता क्या है, तो आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बिल्कुल नॉन ट्रेडिशनल नॉन कन्वेंशनल वे ऑफ वर्किंग है इसके अंदर। चलिए, जब इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कुछ इस तरीके से डायग्राम भी बना सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं वर्कर्स को, कस्टमर्स को, और साथ में ही दे वर्क वेन एवर दे वॉन्ट टू वर्क। रेट ऑफ पे भी डिसाइड होता है और उसको पर आर्ली बेसिस पे, पर डे बेसिस पे किया जाता है। पेमेंट इज इंटरमीडिएटेड बाय द प्लेटफॉर्म। जो आपका प्लेटफॉर्म होता है उसके थ्रू ही आपकी जो पेमेंट होती है वो भी कर दी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर है। रिसेंटली न्यूज में मेंशन किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल किया था गोवा एमएलए डिफेक्शन केस और कहा था कि फरवरी सेकेंड वीक के अंदर इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है इसको लेकर, किस चीज को? डिफेक्शन लॉ को लेकर। दैट्स व्हाई न्यूज थी और क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट इसको लेके कहती है, प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ कम्स अंडर शेड्यूल 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो शेड्यूल 10 के अंदर ये आता है क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ हो सकता है। Any question regarding disqualification arising out of defection is to be decided by the presiding officer of the house। तो जब भी हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, किसकी वजह से? डिफेक्शन की वजह से। तो इसमें डिस्क्वालिफिकेशन करने का जो राइट है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। मे बी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड ऑन प्ली ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन विद इन 6 months। डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करने का राइट प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है और उसे इसे 6 महीने में करना होता है। सोचे, फिर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए देखिए, सेकंड थर्ड स्टेटमेंट मैंने जान के थोड़ी सी सिमिलर बनाई सो दैट यू कुड सी कि क्या आप इसके अंदर सिमिलरिटी को ढूंढ सकते हैं। देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन करी जाती है जो कि डिफेक्शन की वजह से होती है उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं ये कह रही है और साथ में टाइम पीरियड जो है वो भी ऐड कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सेकंड थर्ड स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही डिसाइड करते होंगे। वैसे आपको बताऊं तो यस, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन करना है या नहीं करना अगर डिफेक्शन हुआ है। तो अगर कोई भी व्यक्ति, जो कहते हैं कि दल बदला है उसने, अगर कोई भी व्यक्ति ने यहाँ पे डिफेक्शन किया, दल बदल के वो दूसरे दल में जाके शामिल हो गए, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन उसके ऊपर अप्लाई होगा या नहीं होगा, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। लेकिन इसके ऊपर ऐसा कोई टाइम पीरियड, जैसे इसमें 6 महीने का लिखा हुआ है, ऐसा कोई भी नहीं प्रिस्क्राइब किया गया है। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है और तीसरी स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर आप इसको एलिमिनेट कर देते तो सीधा ही आंसर पे पहुंच जाते। मतलब शेड्यूल 10 जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ डील करता है, एट द सेम टाइम प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करते हैं। अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली कांग्रेस एमएलए ने डिमांड किया था, काफी सारे एमएलए ने डिमांड किया था कि जो डिफेक्शन हुआ था 2019 के अंदर, जिसमें काफी सारे कांग्रेस के एमएलए जो थे डिफेक्ट करके दल बदल के बीजेपी में चले गए थे, तो उनके ऊपर ज्यादा कुछ बाद में डिस्कशन नहीं हुआ, कोई भी उसके ऊपर सुनवाई नहीं करी गई। ठीक है, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। हो सकता है फरवरी में, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो सुनवाई हो भी जाए एंड एट द सेम टाइम एग्जाम के लिए आपके काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। डिफेक्शंस पुराने टाइम में काफी ज्यादा हुआ करता था, इसी वजह से इसके कंसर्निंग लॉ भी आया 1985 के अंदर। 10th शेड्यूल जो था उसके अंदर भी इसको डाला गया। ठीक है, और 52nd अमेंडमेंट के थ्रू ये चीजें करी गई थी। तो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1985। 10th शेड्यूल के थ्रू 52nd अमेंडमेंट इसके थ्रू ये सब चीजें इंप्लीमेंट करी गई थी, ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म को लेकर है, पूछा गया इसको लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज एन इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा ये इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। 4 कॉन्फ्रेंसेज हैव बीन हेल्ड सो फार। अभी तक 4 कॉन्फ्रेंसेज करी जा चुकी हैं। यूनेस्को स्टार्टेड दिस टू प्रमोट स्ट्रगल अगेंस्ट रेसिज्म, आइडियोलॉजीज एंड बिहेवियर। यूनेस्को ने इसे स्टार्ट किया था ताकि जो हमारी स्ट्रगल है उसको प्रमोट किया जा सके, चाहे वो रेसिज्म के अगेंस्ट में हो, वेरियस बिहेवियर्स को लेकर हो या आइडियोलॉजीज को लेकर हो। सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन, उसने 3.2 बिलियन का बजट जो है उसे अडॉप्ट किया है। तो ये जो अडॉप्ट किया गया था या बनाया गया था, इसका मुख्य पर्पस यही था कि साइंटिफिक स्टडीज, चाहे वो एथनिक ग्रुप्स को लेकर हो या फिर उससे मिलती जुलती चीजें, रेसिज्म को एलिमिनेट करना हो, इसको प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया था, क्रिएट किया गया था। 4 कॉन्फ्रेंसेस जो है वो करी जा चुकी हैं, जैसे कि 1978 में सबसे पहले जनेवा के अंदर हुई थी, 1983 के अंदर भी जनेवा के अंदर,
2001 में डर्बन के अंदर हुई थी, देन 2009 में वंस अगेन जेनेवा के अंदर हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 4 कॉन्फ्रेंसेस इसकी हो चुकी हैं, तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। इट इज इंटरनेशनल इवेंट है, यस यूनेस्को का ये एक इंटरनेशनल इवेंट है, ये भी करेक्ट हो जाता है, और यूनेस्को ने इसे स्टार्ट किया था ताकि स्ट्रगल अगेंस्ट रेसिज्म को प्रमोट किया जा सके। तो ये स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें तो एनएचआरसी को लेकर पूछा गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। रिसेंटली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने रेकमेंड किया था कि ऐसे ऑफिशियल्स जिन्होंने मैनुअल स्क्वेंजर्स के नंबर के ऊपर रिपोर्टिंग इनकरेक्टली करी है, तो मैनुअल स्क्वेंजर्स का जो नंबर बताया गया, रिपोर्ट करी गई, वो नंबर गलत बताया गया, ऐसे ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए। दैट्स व्हाई एनएचआरसी वाज इन न्यूज। एनएचआरसी इज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसे 1993 में एस्टैब्लिश किया गया था। हो सकता है चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी आर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है। NHRC does not have the power to penalize the authorities that do not implement its recommended orders. तो अगर इसके द्वारा बताए गए ऑर्डर्स को या रेकमेंड किए गए ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता तो इनके पास पेनलाइज करने की पावर नहीं होती है। सोचे फिर डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो काफी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जब भी उनसे डेटा मांगा जाता है, दे ऑलवेज से कि मैनुअल स्क्वेंजर्स का जो डेटा है वो जीरो है इनके यहाँ पर। साथ में ही इन सैनिटरी टॉयलेट्स की बात करें, वहां पर भी नंबर जीरो बताया जाता है। ऐसे टॉल क्लेम्स जो है, फेक क्लेम्स जो है, वो बताए जाते हैं काफी सारे स्टेट्स के द्वारा। लेकिन जब एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे चीजों को देखा जाता है तो वहां पे मैनुअल स्क्वेंजर्स जो है वो भी पाए जाते हैं, एट द सेम टाइम इन सैनिटरी टॉयलेट्स जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एनएचआरसी का कहना ये है, तो फिर इस नंबर का फायदा क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं आप हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके का नंबर सबमिट करके। देयरफॉर ये चीज कही गई है कि जो भी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल है इस तरीके का नंबर देने के लिए, उनके अगेंस्ट में कार्रवाई करी जानी चाहिए। NHRC recommended expanding the definition of manual scavenging in order to cover other hazardous cleaning। तो यहाँ पे जो मैनुअल स्क्वेंजर्स हैं उनकी डेफिनेशन को एक्सपेंड करने की भी बात करी गई थी। NHRC क्या एक इंडिपेंडेंट बॉडी है? तो यस, इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसे 1993 में बनाया गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। एनएचआरसी की जो रिकमेंडेशंस होती हैं उसके बाद पीनलाइज पावर जो है वो एनएचआरसी के पास नहीं है, ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। और चेयरपर्सन और मेंबर्स की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। So chairperson and members of NHRC are appointed by President of India. NHRC have certain limitation, that is जो recommendations होती हैं binding नहीं होती हैं। NHRC does not have the power to penalize the authorities that do not implement its recommendations। तो जो recommendation दी गई हैं वो binding नहीं है, फॉलो करेगा कोई डिपार्टमेंट तो वो अपनी उसकी मर्जी के हिसाब से करेगा। अगर फॉलो नहीं किया गया तो वहां पे पेनलाइज नहीं किया जा सकता एनएचआरसी के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट। कौन सा कथन यहां पर गलत है? साइक्लोन निवार फॉर्म्ड ओवर अरेबियन सी एंड अफेक्टेड मुंबई एंड कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात। साइक्लोन निवार जो था वो अरेबियन सी में यहाँ पे डेवलप हुआ था और उसने मुंबई और गुजरात के रीजन्स को अफेक्ट किया था। देन है निसर्गा जो है वो बे ऑफ बंगाल में डेवलप हुआ था और ईस्ट कोस्ट वाला रीजन जो है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे इसने अपना इम्पैक्ट दिखाया था, ये भी हो सकता है। निसर्गा साइक्लोन नेम वाज गिवन बाय बांग्लादेश, बांग्लादेश के द्वारा ये जो निसर्ग नेम है वो दिया गया है। सोचिए फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली एक रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया था दैट 2020 जो था इट इज द 8th हॉटेस्ट ईयर सिंस 1901। और उसी रिपोर्ट के अंदर वेरियस साइक्लोन्स जो थे उनके बारे में भी जिक्र किया हुआ था। जैसे अगर हम साइक्लोन्स की बात करें तो यहाँ पे नॉर्थ इंडियन ओशन में बताया गया था कि सबसे पहले तो एक सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसका नाम था एम्फैन, काफी फेमस, इसके बारे में हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, ये आया था। देन वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आए थे जिसका नाम था निवार एंड गति, ठीक है। देन इससे एक लेवल नीचे सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था जिसका नाम था निसर्ग एंड साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था जिसका नाम था बुरेवी, ठीक है। इन सब के ऊपर हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं क्योंकि ये इंडियन ओशन में आने वाले साइक्लोन्स थे, तो इनके ऊपर क्वेश्चन बन के आ सकता है। अगर हम बात करें इन सभी स्टॉर्म्स में से जो निसर्ग और गति है वो आया था आपका अरेबियन सी के अंदर। तो निसर्ग और गति ये आपका वेस्टर्न साइड में, अरेबियन सी वाली साइड में, वाइल द रिमेनिंग 3 साइक्लोन्स होता है जिसमें आपका कौन कौन आएगा, जिसमें बुरेवी आपका आएगा, इसके अलावा आपका एम्फान आएगा और आएगा आपका निवार। तो मैं लिख देता हूं एक बार, निवार हुआ, बुरेवी हुआ और आपका एम्फान जो है ये कहां पे आया था, ये आपका बे ऑफ बंगाल वाली साइड आया था। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। साइक्लोन निवार जो है
वो अरेबियन सी में फॉर्म हुआ था जिसने मुंबई कोस्ट और गुजरात कोस्ट को अफेक्ट किया था, लेकिन निवार तो बे ऑफ बंगाल वाली साइड आया है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। निसर्ग की बात करें तो निसर्ग वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी वाली साइड हुआ है, बे ऑफ बंगाल वाली साइड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। निसर्ग का जो नाम दिया गया है वो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया, इससे पहले जो फानी था, साइक्लोन फानी, उसका नाम भी बांग्लादेश ने दिया था। आप जानते हैं कि अलग अलग कंट्रीज जो है वो नाम जो है पहले से ही सजेस्ट करके रखती है, और फिर कोई भी साइक्लोन आता है तो उस कंट्री के द्वारा दिया गया नाम जो होता है वो लेबल कर दिया जाता है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी नहीं, आंसर आपका होगा बी, क्योंकि आपको क्या बताना था? इनकरेक्ट बताना था। तो इनकरेक्ट को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। आई रिमेंबर, क्योंकि कई बार मैं खुद भी इसमें गलती कर देता हूँ, दैट्स व्हाई सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर फॉर्म, ताकि आपसे गलती ना हो। इनकरेक्ट करेक्ट के अंदर गलती नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है वेरियस स्टेटमेंट्स देके पूछा है कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन सही है। चुशूल वैली लाइज ऑन द साउथ ऑफ कश्मीर। साउथ ऑफ कश्मीर में चुशूल वैली जो है लाई करती है। दौलत बेग ओल्डी लाइज इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ लद्दाख एंड हैज वन ऑफ द हाईएस्ट एयर स्ट्रिप्स। तो दौलत बेग ओल्डी जो जगह है वो कहाँ पे फॉल करती है? लद्दाख के नॉर्दर्न पार्ट में, और सबसे ऊंची हाईएस्ट एयर स्ट्रिप जो है वो यहाँ पे लोकेट करती है। फेमस बैटल ऑफ कौन सी? रेजांगला इन 1962 फोर्ट ऑन द चुशूल वैली ऑफ लद्दाख। तो जो आपकी रेजांगला की बैटल थी वो भी चुशूल वैली लद्दाख के अंदर लड़ी गई थी। सोचे, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो चुशूल वैली का जिक्र हिंदुस्तान टाइम्स में दिया गया था, और मैं आपको बताता हूँ कि वेरियस न्यूज़पेपर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज काफी सारे आर्टिकल्स जो है इंडिया चाइना को लेकर आए हैं। इंडिया चाइना टेंशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। इवन इंटरव्यू के अंदर भी मैंने आपको बताया कि चांसेस अच्छे खासे रहते हैं कि जो फोर्सेज होते हैं, फोर्सेज से कोई ना कोई एक जो आपका बोर्ड होता है उसके मेंबर हो सकते हैं, और वो आपसे फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे कि बताएं बैटल ऑफ वेजांगला के बारे में आपने सुना है, फिर आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ पे हुई थी, और अगर वहां पे आप इस चीज का आंसर कर पाते हैं सो इट लीव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। ठीक है, तो चुशूल वैली की बात करें, सो डज इट लाई ऑन साउथ ऑफ कश्मीर? तो साउथ ऑफ कश्मीर में नहीं है, ये लोकेट करती है आपके ईस्टर्न साइड ऑफ लद्दाख के अंदर। तो पहली जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट हो जाती है, इसी वजह से ए और बी को जल्दी से आप एलिमिनेट करें, और आंसर आपका क्या बचा? सी या फिर डी। इट मीन्स तीसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस के अंदर है। फेमस बैटल ऑफ रेजांगला जो है 1962 में कहाँ पे लड़ी गई थी? चुशूल वैली लद्दाख के अंदर। और वैसे भी यहाँ से भी आप इस चीज को पता लगा सकते थे, साउथ ऑफ कश्मीर लिखा है, यहाँ लद्दाख लिखा है, तो काफी कॉन्ट्राडिक्शन था स्टेटमेंट्स के अंदर भी। चलिए सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। दौलत बेग ओल्डी लाइज ऑन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख के नॉर्दर्न पार्ट में, अभी मैप के ऊपर दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट एयर स्ट्रिप जो है वो भी लोकेट करती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। दोनों स्टेटमेंट्स सेकंड और थर्ड आपकी करेक्ट हो जाती है। अब देखते हैं मैप के ऊपर। सो दिस इज द पोजीशन डीबीओ दौलत बेग ओल्दी, काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। वन ऑफ द हाईएस्ट एयर स्ट्रिप्स यहाँ पे लोकेट करती है आपकी, और ये आपकी चुशूल वैली है। चलिए, इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये मैंने आपको बता दिया कहाँ पे, ईस्टर्न साइड ऑफ लद्दाख में है। ये जो पर्टिकुलर बैटल है इसके बारे में देख लीजिए। बैटल ऑफ रेजांगला 1962 में लड़ी गई थी चुशूल वैली लद्दाख के अंदर, इन विच सोल्जर्स ऑफ 13 कुमाऊं रेजिमेंट, उन्होंने लड़ाई करी थी चाइनीज सोल्जर्स के साथ, और यहाँ पे 120 इंडियन सोल्जर्स ने 1300 चाइनीज को, मोर देन 1300 चाइनीज सोल्जर्स को मारा था। ध्यान रखिएगा, तभी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है हिस्ट्री के अंदर। चलते हैं आज के 9th क्वेश्चन के ऊपर। 9th क्वेश्चन जो है गवर्नर को लेके इंडियन पॉलिटी का सवाल है। पूछा गया है बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से वो बाउंड होते हैं। सेकंड, ही एक्ट्स एज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी इन द स्टेट। स्टेट के अंदर जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके चांसलर के तौर पे भी वो एक्ट करते हैं। ही अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं पीएससी के, उनको भी अपॉइंट करना गवर्नर का काम होता है। सोचें, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो काफी सारे न्यूज़पेपर के अंदर, खासतौर पे द हिंदू के अंदर ये आर्टिकल अभी रिसेंटली मेंशन किया गया था। वैसे टाइम टू टाइम ये जो न्यूज़ है जब हम लोग प्रिपेयर करते थे तब भी आती थी, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिखा होता था कि गवर्नर जो है उसको सेंटर के एजेंट के तौर पे काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये चीज लिखी गई थी, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज जो है उससे एक्सीड होकर काम नहीं करना चाहिए, इस तरीके का आर्टिकल मेंशन किया गया था। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन आपके मेंस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट बनता है। इंडियन पॉलिटी की अगर आपने देखा हो, इस बार भी पेपर के अंदर काफी सारे क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी सेक्शन से पूछे गए थे। तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर इस तरीके का सवाल पूछ लिया जाए, जहां पे गवर्नर की जो पोजीशन है उसको क्वेश्चन किया जाए कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटीज के बाद भी ऐसा देखा गया है कि गवर्नर जो राज्यपाल होते हैं वो जाके काम करते हैं। आपको क्या लगता है, सही है या फिर नहीं है? कुछ ऐसे रीसेंट इंसिडेंसेस बताएं। तो अभी जो न्यूज थी वो केरला गवर्नर को लेकर थी, जिनका न्यूज के अंदर जिक्र किया गया था द हिंदू के अंदर। हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस, जो कि प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है, वो है गवर्नर को लेके कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन हेड होते हैं? तो यस, ही इज द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करते हैं।
वो चांसलर भी होते हैं यूनिवर्सिटी के, जो स्टेट्स के अंदर होती हैं उनके चांसलर के तौर पे काम करते हैं, और जो पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उनके चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करने में भी उनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। गवर्नर अपॉइंटमेंट, उनकी जो पावर है एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू जो कि गवर्नर के ऑफिस से रिलेट करता है, वो आपको आर्टिकल 153 टू आर्टिकल 162 के अंदर मिल जाएंगे। ही फंक्शन एज ए वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट, ये आपके गवर्नर हुए बीच में, एज वेल एज जो आपकी स्टेट की गवर्नमेंट होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ही एक्ट्स एज अ और शी एक्ट्स एज अ लिंक। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज का लास्ट क्वेश्चन बात करता है इजराइल को लेकर, ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी अगर आपको याद हो, शुरुआती दौर में हमने एक क्वेश्चन पूछा था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म को लेकर, तो इजराइल ने जो यूएन का मूव है जो कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म को लेकर है, इसको कंडेम किया है। इवन बाकी कंट्रीज जो है, यूएसए या फिर दूसरी फ्रेंडली कंट्रीज है, उन्होंने भी इस चीज को कंडेम किया। क्यों किया है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। बट क्योंकि उस पर्टिकुलर यूएन कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया हुआ था, वहां पे इजराइल का भी जिक्र हुआ, और इजराइल आप जानते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है ज्योग्राफिक पर्सपेक्टिव से, तो उसको लेकर ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन बनाया गया है। इट इज लोकेटेड ऑन द सदर्न शोर ऑफ मेडिटेरेनियन सी एंड द नॉर्दर्न शोर ऑफ रेड सी। मेडिटेरेनियन सी की सदर्न शोर में और नॉर्दर्न शोर किसकी? रेड सी की, यहां पे इसकी लोकेशन है, हो सकती है। इट हैज लैंड बॉर्डर विद इजिप्ट टू द ईस्ट, ईस्ट में इसके इजिप्ट है। इंडिया एस्टैब्लिश्ड फुल डिप्लोमेटिक टाइज विद इजराइल इन 1992। 1992 के अंदर जो इंडिया है उसने अपने फुल डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश कर लिए थे इजराइल के साथ। सोचे, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अगर आप देखेंगे तो नॉर्दर्न साइड में मेडिटेरेनियन सी है आपका, और सदर्न साइड में यहाँ पे इस लोकेशन में आपका रेड सी है। तो पहली स्टेटमेंट वैसे ही करेक्ट हो जाती है। इंडिया ने 1992 में जो रिलेशन थे वो अपने एस्टैब्लिश कर लिए थे। अगर ईस्टर्न साइड में देखेंगे, इजिप्ट नहीं है, रादर ईस्टर्न साइड में आपको सीरिया दिख जाएगा, जॉर्डन दिख जाएगा। दिस इज द रेड सी जो मैंने आपको बताया था, सदर्न साइड में है, और नॉर्दर्न में आपका मेडिटेरियन सी, इवन वेस्टर्न में भी आप कह सकते हैं। पूरा ये एक्सपेंडेड है। इट इज लोकेटेड ऑन द सदर्न शोर ऑफ मेडिटेरियन सी, तो मेडिटेरियन सी की सदर्न शोर हो या फिर ईस्टर्न शोर हो, दोनों ही कहा जा सकता है, वहां पर ये लोकेट करता है। और रेड सी की नॉर्दर्न शोर के ऊपर, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। इंडिया वाली स्टेटमेंट तो वैसे ही ठीक है, लेकिन इजिप्ट यहां पर नहीं है, दैट्स व्हाई सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए, रिवीजन कर लेते हैं अभी 2 मिनट के अंदर, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, एक्टिव रिवीजन रहने वाली है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में, जो लोग लाइव देख रहे हैं वो आंसर करेंगे, अदरवाइज लाइव नहीं भी देख रहे हैं तो बाद में कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, जल्दी से मुझे बताएं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मैंने आपको बताया था टोटल मेंबर्स जो होते हैं वो 15 होते हैं। अब कितने परमानेंट नॉन परमानेंट है वो आप बताएंगे। अभी रिसेंटली 2021-22 में 8th टाइम इंडिया जो है दोबारा से यूएनएससी का नॉन परमानेंट की सीट को सर्व करेगा, और यहाँ पे जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं 2 ईयर टर्म उनका रहता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि लॉन्गेस्ट सर्विंग या फिर कहें कि मल्टीपल टाइम जिन्होंने सर्व किया है, जापान, ब्राजील, अर्जेंटीना, इंडिया का नाम आता है यहाँ पे। और जो परमानेंट मेंबर्स है वो भी मैंने बताए थे, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए इसके अंदर है। ठीक है, तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि काफी सारे ऐसे हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, अफ्रीका हुआ, लैटिन अमेरिका हुआ, जहां से लोग परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिली है उनको। तो यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। एफएटीएफ के बारे में बताया था मैंने आपको, जल्दी से बताएं, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आता है, ब्लैक लिस्ट में आता है, किसी भी लिस्ट में नहीं आता है। तो यहाँ पे G7 समिट जब हुई थी 1989 में, तब इसे बनाया गया था। इंडिया जो है 2010 से इसका मेंबर है, ध्यान रखिएगा। तो राइट नाउ पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट में, और काफी कोशिश कर रहा है इस ग्रे लिस्ट से निकलने की। इसमें 39 मेंबर्स होते हैं। जल्दी से मुझे बताएं, क्या जीसीसी इसका मेंबर है, यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे 37 जुरिस्डिक्शन है, 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूरोपियन कमीशन भी आता है और जीसीसी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल भी आता है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप ऑफ इकोनॉमी, मैंने आपको बताया था फ्रीलांसिंग इकोनॉमी क्या नाम है, जल्दी से बताएं, काफी हिप टर्म है, आ सकती है एग्जाम के अंदर, पूछा जा सकता है वेरियस एग्जाम्स के अंदर, इवन बैंकिंग एग्जाम के अंदर भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। सो इट इज द गिग इकोनॉमी, जो कि अभी रिसेंटली काफी ट्रेंड कर रही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कशन हमारा हुआ था डिफेक्शन लॉ को लेकर। जल्दी से मुझे शेड्यूल बता दें, कौन सा शेड्यूल है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कौन सा है, जल्दी से बताएं। यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास पूरा राइट रहता है डिस्क्वालीफाई करने का। एट द सेम टाइम देयर इज नो प्रिस्क्रिप्शन व्हाटसोएवर कि कितने टाइम में ये डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन देना पड़ेगा। ठीक है, रिसेंटली जो गोवा एमएलएज हैं उनका केस दोबारा उठाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फरवरी के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे। दैट्स व्हाई डिफेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो ध्यान रखिएगा, शेड्यूल 10 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद डिस्कशन हुआ था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म के ऊपर, जिसके ऊपर इजराइल ने भी अभी यहाँ पे क्वेश्चन किया है। जो लास्ट हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को। सो यहाँ पे यूनेस्को ने इसे स्टार्ट किया है, ये भी बात ठीक है। इट इज एन इंटरनेशनल इवेंट, ये भी बात ठीक है। पहले कितनी बार इसे कंडक्ट किया जा चुका है ये बताएं, मैंने आपको बताया था ये, यस। तो यहाँ पे 4 बार इसे कंडक्ट किया जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है एनएचआरसी को लेकर। जल्दी से बताएं क्या इसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग होती है या नहीं होती। यस बाइंडिंग होती है, नो बाइंडिंग नहीं होती। जल्दी से बताएं। इसमें जो अपॉइंटमेंट करा जाता है चेयरपर्सन और मेंबर्स का, दैट इज डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एनएचआरसी इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, या फिर कहें तो इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी, जिनको 1993 में एस्टैब्लिश किया गया था। अभी रिसेंटली कहा गया कि ऐसे ऑफिशियल्स जो कि इनकरेक्ट डेटा देते हैं मैनुअल स्क्वेंजर्स को लेके, इन सैनिटरी टॉयलेट्स को लेके, उनके अगेंस्ट में जो एक्शंस हैं वो लिया जाना चाहिए। दैट्स व्हाई एनएचआरसी वाज इन न्यूज। और यहाँ पे अगर बात करी जाए कि एनएचआरसी की जो रिकमेंडेशन है दे आर नॉट बाइंडिंग, बाइंडिंग नहीं होती है, और कोई भी एक्शन भी यहाँ पे नहीं लिया जा सकता इफ दे आर नॉट फॉलोड। फिर हमारा डिस्कशन हुआ था वेरियस टाइप्स के साइक्लोन्स के बारे में। जल्दी से मुझे ईस्ट कोस्ट पे आने वाले साइक्लोन्स का नाम बताएं, वेस्ट कोस्ट पे आने वाले साइक्लोन्स का नाम बताएं। जल्दी से बताएं। अरेबियन सी वाले और बे ऑफ बंगाल वाले, इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। तो यहाँ पे निवार, बुरेवी, एम्फान जो था बे ऑफ बंगाल वाली साइड है। निसर्ग और गति जो था आपका किस साइड है, वो आपका अरेबियन सी वेस्टर्न कोस्ट वाली साइड है। और ये बताएं निसर्ग नाम दिया किसने था, कौन सा ऐसा देश है जिसने निसर्ग और फानी नाम जो है वो सजेस्ट किया था। जल्दी से बताएं। सो द सजेशन ऑफ द नेम केम फ्रॉम बांग्लादेश, ध्यान रखिएगा। फिर हमने चला था क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। मैंने आपको रिजांगला के बारे में बताया था, चुशुल वैली। जल्दी से दौलत बेग ओल्डी के बारे में बताया, कहाँ पे लोकेट करता है ये, मैंने आपको जो लोकेशन है वो भी दिखाई थी। रिजांगला की जो बैटल थी काफी इंपॉर्टेंट थी, 1300 चाइनीज से ज्यादा यहाँ पे मारे गए थे। तो इस वजह से भी प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है, इवन इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है, मेंस के अंदर भी आप इसका मेंशन कर सकते हैं अगर क्वेश्चन के अंदर आपको रेलिवेंट लगता है तो। सो दिस वाज द लोकेशन, आप देख सकते हैं लद्दाख के अंदर है डीबीओ, और साथ में आपका चुशुल वैली भी। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने गवर्नर के बारे में देखा था, और इंडियन पॉलिटी को करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट करके क्वेश्चन बन के आ सकता है। जल्दी से मुझे बताएं कि क्या पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मेंबर्स को ये अपॉइंट करते हैं, यस या फिर नो। जल्दी से बताएं कि इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जो कि स्टेट और सेंटर के बीच में एक लिंक के तौर पे काम करते हैं, और आर्टिकल 153 टू 162 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो गवर्नर को पर्टेन करते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरपर्सन और मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट करने में। इसराइल की लोकेशन के बारे में देखा था हमने। और यहाँ पे डिप्लोमेटिक टाइज इंडिया ने कब एस्टेब्लिश करी थी, जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। मेडिटेरेनियन सी इसके नॉर्थ और वेस्टर्न डायरेक्शन में होता है, रेड सी इसकी सदर्न डायरेक्शन में होता है, और ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो सीरिया और जॉर्डन जैसी कंट्री आपको दिख जाएंगी। 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, फिर आपको मेंस का क्वेश्चन एक आपको दूंगा। सो प्रीलिम्स के अंदर जो क्वेश्चन आपको आंसर करना है, गिग इकोनॉमी के बारे में बताइएगा। गिग इकोनॉमी क्या है, वन लाइन के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताइएगा इफ यू वांट टू विन द फ्री पीडीएफ। मेंस का जो क्वेश्चन आपको आंसर करना है वो आप करिएगा, भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल अति महत्वपूर्ण चरण है, विश्लेषण कीजिए। पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, इनएमोरेट। 150 वर्ड्स के अंदर इसका आंसर करिएगा और ग्रुप के अंदर इसे सबमिट करिएगा। सेकंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए आई एम रियली ग्लैड, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। जो GS1 GS2 जो है उसकी डायरेक्शंस जो है इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर उसके वीडियोस जो अपलोड कर दिए गए उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और जो 10 PM पे PDF होती है उसे जरूर डाउनलोड करके रिवाइज जो है जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू टुमारो विद 10 न्यू टॉपिक्स। हैव अ नाइस डे।